सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के हम लोग तीसरे अध्याय को अब पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म में जो गद्य खंड का जो अंतिम अध्याय है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। 2 अध्याय हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा जो फर्स्ट टर्म का अंतिम अध्याय है। धूल पाठ नहीं पढ़ना है और बाकी दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और तीसरा जो अध्याय है वो है तुम कब जाओगे अतिथि, जो बहुत ही इसके ऊपर चर्चित है और इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी इसके ऊपर जो बनी है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो सबसे पहले हम लोग शरद जोशी के बारे में जानें कि शरद जोशी कहाँ के रहने वाले थे। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। इन्होंने शुरू में बहुत सारी कहानियाँ लिखी, लेकिन मुख्य रूप से ये व्यंग की ओर ही आगे बढ़े। व्यंग में इन्होंने हिंदी में जो प्रतिष्ठा दिलवाई वो और कवियों से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा इन्होंने दिलवाई। वैसे तो पहले हिंदी साहित्य के पहले व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं, जिनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत हंसते हैं, या व्यंग को तीखा व्यंग होता है। तो इनका जो व्यंग है वो व्यंग किसी भी क्षेत्र में अछूता नहीं है, चाहे वो धर्म है, राजनीति है, किसी भी क्षेत्र को इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। जो भी इन्होंने देखा आसपास जो भी कुछ हो रहा है तो उस पर उन्होंने अपना व्यंग किया है। और ये जो लेख है, ये जो व्यंग है जो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब हल्के माहौल में आप इसको पढ़ के सुन के समझ सकते हैं। बहुत इसमें नीरसता नहीं है। आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही रुचि जगेगी और अच्छा लगेगा पढ़ के। वैसे तो आप फिल्म देख ही चुके हैं। तो कई बार लेखक ये बताना चाहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि का मतलब क्या होता है कि जिसके ना आने की तिथि हो ना जाने की तिथि हो, उसे ही हम अतिथि कहते हैं। पहले लोग आते थे, पहले अतिथि आते थे। उस समय ना फ़ोन का ज़माना होता था, ना कोई सूचना मिलती थी। लोग अचानक आ जाते थे और बहुत दिन तक रहते थे। तो वैसे समय में लोग उतना दिन रह के वहाँ पर लोग उनका स्वागत बात भी करते थे, लेकिन वो उस्मा या वो जज्बा नहीं रह जाता है जो एक महीना 15 दिन कोई किसी के यहाँ जाके अगर ठहरेगा तो उसको वैसा स्वागत नहीं मिलेगा जो कि 1-2 दिन ठहरेगा उसको मिलेगा। तो तरीका तो यही होना चाहिए कि किसी के यहाँ अगर हम जाते हैं तो पहले से सूचना दे दें कि भाई मैं इस तारीख को आऊँगा और इस तारीख को जाना है। तो जो मेज़बान होंगे वो भी उस तरह की तैयारी करेंगे, उनके भी कुछ उनकी जो जिम्मेदारियाँ होंगी उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे। तो इसी को इन्होंने कहानी के माध्यम से दिखाया है, दिखाना चाहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि वो जा रहे हैं। तो जाने वाले के घर में उनको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आराम से जाके टिक जाते हैं। धोबी को कपड़े भी देने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस लेख में हम लोग यही पढ़ेंगे। और शरद जोशी की भाषा भी बहुत सरल और सुबोध है, जो आप बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हास परिहास को इन्होंने हास परिहास का हल्का स्पर्श देके इन्होंने अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया है। हास परिहास आप समझ रहे हैं, हंसी मजाक के को अपने कहानी का माध्यम बना के वो चरित्र में ढालते हैं, ठीक है। तो हम लोग अतिथि तुम कब जाओगे से आप समझ ही रहे हैं कि लेखक के घर में जो अतिथि आए हुए हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और बिना सूचना के वो अतिथि आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई व्यंग के
पहले जाने माने रचनाकार हैं और शरद जोशी ने भी हास्य व्यंग में प्रतिष्ठा दिलाई है। बहुत सारे कवियों में शरद जोशी का नाम अग्रणी रहता है, सबसे आगे रहता है। तो इस पाठ में उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो बिना सूचना के आए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम यहाँ जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है। तो लेखक के यहाँ 3 दिन से मेहमान चौथा दिन है। चौथे दिन में ये बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तब वो उन जो अतिथि आए हुए हैं उनके यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के सामने वो कैलेंडर की तारीखें को बदलते हैं ताकि उनकी नज़र पड़े कि आज चौथा दिन है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। आ तो गए हो, चौथे दिन में भी तुम रह रहे हो, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ना कोई सुगबुगाहट है, ना कुछ तुम उसकी चर्चा कर रहे हो। आराम से सिगरेट पीते थे और आराम से उनके घर में देर तक सो के उठते थे, नाश्ता कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि तुम्हारे आने का आज चौथा दिन है और अभी भी तुम्हारे जाने का तुम नाम नहीं ले रहे हो। उनके सामने ही वो कैलेंडर की तारीखें बदलते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि लाखों मील दूर लोग जाते हैं चांद पे, वो भी 2 दिन में सब सारी सूचना प्राप्त करके वो भी घूम के चले आते हैं, लेकिन तुम इस छोटी सी यात्रा में आए हो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम आए हो मेरे घर में तो जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खो चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब लेखक का कहना है कि भाई तुम आ चुके हो, तुम सारी परिस्थितियों को मेरी देख रहे हो, आर्थिक सीमा मेरी डगमगा रही है, मेरा बटुआ कांपने लगा। ये सब वाक्य का इन्होंने प्रयोग किया है कि बटुआ, जैसे ही लेखक के घर में अतिथि आते हैं तो इनका बटुआ कांप गया, मतलब अब घबरा गए कि कैसे पैसा रुपया ज़्यादा खर्च हो गया, इसलिए वो चिंतित हो गए। तो सारा कुछ कहते हैं कि तुम सब कुछ देख रहे हो सब, फिर भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो और तुम्हारे ये हाई टाइम है रुकने का, ठीक है। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि लाखों मील दूरी की यात्रा कर अंतरिक्ष यात्री भी चले आते हैं, लेकिन तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। बैजनी चट्टान से क्या आशा है कि लेखक का आर्थिक आधार जो है वो कमज़ोर हो गया है। अब एक कोई अपना ये पैसा रुपया का खर्च करता है, पूरे महीने का हिसाब किताब रखता है, उसमें कोई अतिथि आ जाए तो खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो भी आर्थिक स्थिति जो है इनकी कमज़ोर हो गई है। मिट्टी खोदने से आशा है कि उस आधार को भी तुमने कमज़ोर बना दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। उन्होंने 2 उदाहरण दिया कि चौथा दिन हो गया, तुम अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हो, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। दूसरा, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री भी इतने दूर की यात्रा करके चले आते हैं, सब घूम के पता करके, लेकिन तुम इतनी कम दूरी में आए हो फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो और तुम मेरी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिए हो। और उन्होंने बताया कि
ये मेहमान को इतनी लंबी दूरी से वो आके लोग चले जाते हैं, तुम अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अब उस दिन की बात को याद करते हैं। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। तो कहते हैं कि उस दिन तुम आए थे तो मेरा पटुआ कांप गया से तात्पर्य है कि क्षमता से अधिक खर्च का होना। अब कोई अचानक से आ गया तो आए तो खुशी भी थी, लेकिन बटुआ कांपने से का तात्पर्य है कि खर्च अधिक होने की आशंका हो गया। ठीक है ना। मेहमान मेरा बटुआ, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम आए तो मैंने स्वागत किया, मेरी पत्नी ने नमस्कार करके नमस्ते किया। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकमात्र उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तो मध्यम वर्ग में क्या होता है, रात के खाने को कह रहे हैं कि हमने उसको डिनर में बदल दिया। अतिथि के आने से सभी घर में ऐसा होता है कि कुछ एक सब्जी और नई बन जाती है, कुछ मीठा बन जाता है, तो इस तरीके से खर्च बढ़ जाता है। तो लेखक का कहना है कि तुम्हारे आने से हम लोगों ने रात के खाने को डिनर में परिवर्तित कर दिया। तो डिनर कहने से लगता है कि कुछ स्पेशल बनना, कुछ स्पेशल और खाना में, साधारण खाने में और जुड़ जाना। ठीक है। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि हमने उच्च डिनर में बदल, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। तो लेखक का कहना है कि हमने तो रात के खाने को डिनर का रूप दिया और ऐसा हमने सोचा कि अगले दिन तुम रात को चले जाओगे और हम लोग जाएंगे तुमको स्टेशन में छोड़ने, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। हमने 2 सब्जी के साथ रायता बनाया, मीठा भी बनाया और अगले इन लोगों ने सिनेमा भी दिखाया। मेहमान नवाजी पहले कैसे किया करते थे कि मनोरंजन के लिए लोग, जो अतिथि आते थे, जो भी गेस्ट आते हैं या आते थे, तो लोग सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। आजकल तो सिनेमा को छोड़ के और बहुत सारा मनोरंजन का साधन हो गया। लोग मॉल ले जाते हैं, कहीं भी घुमाने ले जाते हैं, किसी गेस्ट के यहाँ ले जाते हैं, और ये जो हैं उनको सिनेमा दिखाने ले गए। तो दूसरे दिन भी अतिथि क्या हुआ कि ये खाना को डिनर के रूप के बाद सारा स्वागत बात हुआ। अगले दिन, दूसरे दिन जाने का ये नाम नहीं ले रहे थे। तुम अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बैठे थे। दूसरे दिन भी ये अतिथि की जो मुस्कान होती है, ये लोग भी मुस्कान के साथ उनको स्वागत कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। हमने भोजन, रात के खाने को इन्होंने क्या दिया, डिनर का रूप दिया, और दिन के खाने को इन्होंने लंच की गरिमा प्रदान की। ठीक है ना। और दिन के खाने को लंच की गरिमा और रात में इन लोगों ने सिनेमा भी दिखाया। तो इतनी आवभगत उन्होंने की थी और फिर भी जाने का नाम नहीं है। हमारे सत्कार का वह आखिरी छोर है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब लेखक का कहना था कि डिनर, लंच, इसकी गरिमा के बावजूद हम लोगों ने सिनेमा दिखाया। अब इससे आगे हमारे बढ़ने की क्षमता नहीं है। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि अतिथि आएंगे उनका, और अगले दिन वो मेहमान की तरह चले जाएंगे, मेहमानवाजी की वो हमारी तारीफ़ करेंगे और हम लोग गदगद होकर उन्हें स्टेशन छोड़ने जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हें विदा होना चाहिए, जिससे हम तुम्हें स्टेशन छोड़ाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इतनी बात हम लोग समझ गए आपकी कैसे लेखक के घर अतिथि आते हैं, उनका बटुआ कांपता है। वो कई उदाहरण देते हैं। रात के खाने को डिनर का रूप दिए, दिन के खाने को लंच का रूप दिए, सिनेमा दिखाए, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अब कोई धोबी को कपड़ा देना मतलब
3-4 दिन और रुकना। तो जैसे धोबी को कपड़े देने की बात अतिथि ने मेज़बान को कहा, लेखक को कहा कि मुझे कपड़े अपने धोबी को देने हैं, तो ये चोट उन्होंने कहा कि मार्मिक चोट थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। सामीप्य मतलब जो समीप, जो घनिष्ठता, जो हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, वो जो है अब रबर की तरह खींचना, मतलब कैसे भी हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रबड़ की तरह खींचने की बात की है। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है ऐसा कि हम लोग अतिथि को देवता का रूप दिए। शुरू में लोग कहते थे कि भाई अतिथि का मतलब देवता होता है। तो इनको लेखक कहना चाह रहे हैं कि मुझे पहली बार लगा कि अतिथि देवता नहीं होते हैं, कभी कभी राक्षस का रूप ले लेते हैं और किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। और जब उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर दे देते हैं, लेखक ने कहा कि चलिए धोबी तो नहीं, लॉन्ड्री को दे देते हैं। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो घर की स्थिति को भी बता रहे हैं कि वो बनियान में थे और कुर्ता डाले और अतिथि के साथ चल पड़े। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो बताया कि मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। तो हास परिहास तो करते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी ने जब आंखें बड़ी करके पूछा कि ये लॉन्ड्री देने में, धोबी को कपड़े देने जा रहे हैं, लॉन्ड्री को देने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि आज से बहुत दिन पहले जब मैं ऐसी आँखों को बड़ी बड़ी आँखों को हमने देखा था, तो अपना बिस्तर खोल दिया, मतलब जाने का जो निश्चय किया था वो जाना हमने छोड़ दिया। पर अब जब आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। लेकिन अब जब इतने दिनों के बाद जब आंखें बड़ी करती हैं तो मन इनका छोटा हो जाता है, उदास हो जाते हैं। तो लेखक अनुमान भी नहीं कर पा रहा था कि अतिथि दूसरे दिन तो छोड़िए, तीसरे दिन भी नहीं जाएगा, धोबी को कपड़े देकर ठहरने की अवधि को और बढ़ा रहा है। इस प्रकार उसने मेजबान की स्थिति का थोड़ा भी ख्याल नहीं किया। ये लेखक बताना चाह रहे हैं कि मेजबान के यहाँ कैसी परिस्थिति है उसका वो थोड़ा भी ख्याल नहीं करते हैं। इस ऐसी स्थिति में देवता नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, राक्षस बन जाता है। तो लेखक यही कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं अब इसको ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि देवता हमेशा देवता नहीं होते, अतिथि हमेशा देवता नहीं होते, राक्षस हो जाते हैं। यहीं तक मैं रहने देती हूँ। आप इसे, बहुत आसान है, हर घर की कहानी है। हर घर में गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के साथ हम कैसा सलूक करते हैं, कैसे सोचते हैं, आप भी अब जब ये पढ़िएगा तो आप भी महसूस कीजिएगा कि आपके यहाँ गेस्ट आते हैं या किसी के यहाँ गेस्ट आते हैं तो लोग कैसा महसूस करते हैं, वो गेस्ट कितने दिन रहते हैं। सच में किसी के यहाँ ऐसे गेस्ट आ जाएं, जाने का नाम नहीं ले, तो बड़ा सच में बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। और जैसे कि लेखक ऐसा परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसको समाप्त करेंगे और प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।